ये बताइए आपकी वो कौन सी 5 खूबियां जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मेरी खूबी तो मैं नहीं बता सकता, आप बता सकते हैं या लोग बता सकते हैं। फिर भी आपको भी कोई बदलाव आपने भी किए होंगे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद। आपको भी लगता होगा यार मैं इसलिए यहाँ तक पहुंचा हूं क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ। आदमी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, ये भी एक निर्णय था। जब जॉब छोड़ने की बात आई, वो भी एक निर्णय था। जब AWPL शुरुआत की, वो भी एक निर्णय था। और निर्णय के लिए आपको साहसी बनना पड़ता है। तो मैं ये मानूं कि डिसीजन पावर। डिसीजन पावर सबसे बड़ी चीज, अगर किसी की सक्सेस में अगर किसी भी चीज का सबसे बड़ा रोल है, डिसीजन तो पावर। आपकी डिसीजन पावर का सबसे बड़ा रोल है। दूसरी अपनी कोई खूबी बताइए जो आपको लगता है। दूसरा, आपको अपना डर खत्म करना पड़ेगा कि कल क्या होगा। इस डर से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप काम करते करते ये सोचते हो यार मैं कर तो लूँ, लेकिन अगर कल मेरे साथ कुछ हो गया तो, कल काम नहीं चला तो, क्योंकि आप 50% तो नेगेटिव हो गए। जैसे आदमी के मन में आया ना, कर तो लूँ अगर नहीं चल पाया तो इसका मतलब 50% तो आप पहले ही नेगेटिव हो। तो फिर कैसे काम हो जाएगा। तो तो मतलब डर खत्म कीजिए। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा। आप शुरू कर दीजिए। तीसरा। तीसरा ये कि आप कल कितने तेज चल रहे थे, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आज कितने तेज चल रहे हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है खरगोश और कछुए की। उनकी एक दौड़ हुई और उसे बताया गया कि आपको वहां तक पहुंचना है। खरगोश तेज दौड़ने के बाद भी हार गया और कछुआ जीत गया। वजह यह थी कि खरगोश रास्ते में जाके सो गया और कछुआ लगातार चलता रहा। आज के समय में बताना चाहता हूं कि ना खरगोश जीतेगा, ना कछुआ जीतेगा। अगर आज ये चीज मैंने मेरे ऊपर अप्लाई की है, आज जरूरी है कि आपको खरगोश की तरह तेज भी चलना पड़ेगा और कछुए की तरह लगातार भी चलते रहना पड़ेगा। और मैं यही काम करता हूं कि मैं तेज भी चलने की कोशिश करता हूं और मैं लगातार भी कोशिश करता हूं। मतलब वो मुझे जो आज तक कोई टाइम दिन याद नहीं आता कि मैंने कभी इस बिजनेस में मेरे किसी पर्सनल काम की वजह से ब्रेक लिया हो। फोर्थ है कि मैं जिस दिन पहले दिन से आया, उस दिन से लेकर आज तक इस काम के प्रति पॉजिटिव रहा। मेरा विजन पहले दिन से क्लियर था कि मुझे जब बड़ा काम करना है, तो क्यों किसी को मौका देते हो कि आपको कोई आके मोटिवेट करे। जब सपने आपके, जरूरतें आपकी पूरी होनी है, ड्रीम आपके परिवार के पूरे होने हैं, तो आपको इस काबिल बनना पड़ेगा जो मैं बना, कि मुझे लगातार पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और मैंने आज तक ये कोशिश की कि कोई, मैं ये मौका नहीं देना चाहता कि कोई आए, मुझे पॉजिटिव करे, मेरी काउंसलिंग करे और मुझे ये समझाए कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि मेरा क्लियर है कि मुझे काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग्जरी लाइफ स्टाइल जी नहीं है। आज के डेट में तो हम जैसे देखता हूँ मैं भी लीडर से बात करता हूँ। बोला कहाँ बैठे हो, बोला सर एक काउंसलिंग में बैठा हूँ। बोला क्या कर रहे हो, बोला सर वो थोड़ा नेगेटिव हो गया उसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। तुम कहाँ बैठे हो, सर मेरी आज 4 मीटिंग है, क्या हो गया, वो सर वो थोड़ा नेगेटिव हो गया उसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो बोला आपको पॉजिटिव करने की आपके अपलाइन को कभी जरूरत नहीं पड़ी ना, कभी। जरूरत क्या है। सपने मेरे, चाहते मेरी हैं, पैसे मेरे घर में आ रहे हैं, तो क्यों। एक नौकरी वाले को कौन मोटिवेट करता है, उसको प्रमोशन लेने के लिए कौन मोटिवेट करता सही बात है। है। एक बिजनेसमैन को और बिजनेस अपना बड़ा करने के लिए कौन मोटिवेट करना है। कोई मोटिवेट एक नहीं। राजनेता को बड़े पद पे जाने के लिए कौन मोटिवेट कोई करता है। मोटिवेट नहीं। हर आदमी, हर राजनेता चुनाव के टाइम पे बड़ी से बड़ा टिकट लेने के लिए खुद प्रयास करता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को बड़ा करता है। हर नौकरी वाला अपने नौकरी में और आगे बड़े पद पे जाने के लिए अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से निभाता है। फिर यहाँ पॉजिटिव क्यों। महिपाल जी अगर ये स्किल सबके अंदर डेवलप हो जाए ना तो मैं रियली बता रहा हूँ सब ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। इसलिए हो नहीं रही है। इसलिए नहीं हो रही कि सब ना बने। हाँ। ब्रांड देख, एम्बेसडर की वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर। मैं तो ऐसे अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। तो 5। नहीं नहीं, वैल्यू तो रहेगी। वैल्यू रहेगी। नहीं पॉजिटिव रियली पॉजिटिव करने की जरूरत ही किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर सारी जिंदगी मेरी है, फ्यूचर मेरा, सपने मेरे, मैं आपके पास बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा 5वीं बात बताओ। पांचवी है कि आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, कितने बड़े लेवल, आप अपना रोल आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस रैंक पे हूं तो मेरा रोल क्या है। आपको अपना रोल हमेशा प्ले करते रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने रोल में गैप नहीं देना है। मैंने सुना है कि आपके जितने टीम में कोर लीडर्स हैं उनके आईडी नंबर अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आप बता देंगे। मतलब है 50-60 के याद, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ किस किस के आप। अच्छा 50-60, तो 50-60 तो बड़ी कोर हो गई। मैं शुरू शुरू में एक और भी है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ कि आपको
आपके बिजनेस की ट्रैकिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको रोड मैप क्या आपके बिजनेस में किसका क्या चला है। अगर आप किसी को हवा में मोटिवेट करे जा रहे हो कि आप ये करो और आपको उसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, आपको उसका वीकली चेक पता नहीं है, आपको उसका क्या चेक आ रहा है, कितना रैंक में बचा हुआ है, तो आप क्या बात करोगे उससे। सही बात है। आपको आपको उसकी टीम का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, को लीडर क्योंकि कहाँ काम कर रहा हवाबाजी है। में आप बात करने ऐसा तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो भी सुन लो। अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियो से ही कोई मोटिवेट होता तो हर आदमी डायमंड बन जाता, ब्रांड एम्बेसडर बन सही जाता। बात। लो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगले रैंक के लिए कितने एसपी बचे हुए हैं, आपके एसईओ से कितने बचे हुए हैं, एसजीओ से कितने बचे हुए हैं, आपको अगले रैंक कब तक क्वालिफाई हो जाए। ये जब आपको किसी का आईडी नंबर पता होता है तो आप हर वीक जब हमारी क्लोजिंग होती है तो उसके ऊपर ट्रैक कर सकते हो। आपकी जो पांचवी स्किल्स है वो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की, मैं श्रेय दूंगा बिल्कुल। ट्रैकिंग मुझे मॉनिटरिंग। याद है वो दिन कि शुरू शुरू के अंदर मुझे अगर ऐसा लगता था कि मेरे किसी लीडर का रैंक बचा हुआ है 50 एसपी से, तो मैंने रात को 2 बजे फ़ोन करके भी उस लीडर को ये फ़ोन किया कि 50 एसपी बचे हुए हैं और आपको ये रैंक इसी वीक में करना है। ये 5 खूबियां हैं जिनका अनुसरण करते हुए आज आप इस मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हर डायरेक्ट सेलर के लिए कि उसको पता चलेगा कि महिपाल सर क्राउन एम्बेसडर कैसे बने, वो कौन सी 5 खूबियां पता अपनाते चलना चाहिए हैं, पता चले। ताकि मैं आगे रैंक पे जाऊं। अच्छा। सर डायरेक्ट सेलिंग में जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लीडर्स हैं काफ़ी एक्सपेंस करते हैं, बहुत से हैं एक्सपेंस ही नहीं करते। कुछ लोग हैं जो आते ही कहते हैं यार चेक ही नहीं आ रहा तो हम ट्रेनिंग मीटिंग में क्यों जाएं, हम फंक्शन में क्यों जाएं। कुछ लोग हैं कि कुछ भी हो जाए वो कोई ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में एक क्लियरिटी नहीं हुई अभी तक कि भाई क्या कितने दिन बाद पैसा आता है, कितना खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पहले दिन से ही बचत में लग जाते हैं, कुछ लोगों के पास 4 साल बाद भी कुछ नहीं होता। वो इसलिए होता है कि अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी बड़ी सोच के साथ आए हो। हर चीज़ का एक टाइम है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे बचाने का भी, आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का भी, आपके पास खर्च करने का भी, आपके पास ट्यूरिंग का भी। जैसे मैंने बताया कि शुरू में हम लोग प्लान देने जाया करते थे, लेकिन आज प्लान देने के लिए जाना नहीं पड़ता। आज हजारों लोगों के एक मीटिंग हो रही है, उसमें 1 घंटे बातचीत करके हम आ जाते हैं। लेकिन ये रोल हमारा पहले दिन नहीं था और पहले दिन बड़ा आज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे समय समय पे इन्वेस्टमेंट होना भी जरूरी है। उसके लिए अगर कोई भी ऐसी मीटिंग है जो आपकी पेड हो चाहे फ्री हो, उसमें जाना हर लीडर को अनिवार्य होता है। और ये हमारे यहाँ नहीं है, लोकसभा और विधानसभा में भी जब कोई बिल पास होता है तो पार्टी सर्कुलर जारी करती है कि सारे विधायक और लोक सांसद को उपस्थित रहना अनिवार्य है। वो तो बहुत बड़े लोग हैं। किसी किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में कभी बड़े टाइम के ऊपर ऐसे डिसाइड किया जाता है कि कल कोई छुट्टी नहीं लेगा, सबको उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी, मैं तो कहूँ ऐसा है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग स्वतंत्रता का बिजनेस है, लेकिन इसमें भी ऐसा एक रूल होना चाहिए कि जो लोगों को अपने आप में बनाना चाहिए कि आज के बाद जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो, मैं कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग और कोई भी एक्टिविटी सिस्टम की मिस नहीं करूँगा। इसके पीछे वजह ये कि कितनी ही बड़ी पावर हाउस हो, कितनी ही बड़ी लाइन हो, चाहे वो 11,000 की हो चाहे 33,000 की, कितना ही बड़ा पावर हाउस हो, जो लाइट जल रही है, इसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। लीडर चाहे डायमंड बन गया या क्राउन डायमंड बन गया या क्यों ना क्राउन एम्बेसडर बन गया, उसको भी अगर नीचे एनर्जी देनी है तो कहीं ना कहीं से तो उसको एनर्जी लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने ही बड़े कद और पद पे हो। इसलिए आपको एनर्जी लेते रहना पड़ेगा उस एटमोस्फेयर। अब जब मैं मीटिंग में जाता हूँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग में जा रहे हैं आजकल विजय रथ के अंदर, तो बहुत सारे लोग, जब मुझे लगता है कि जब मीटिंग में जाते हैं, वास्तविकता तो ये है कि वो जो लोग हैं उनका प्यार है, वो सम्मान है। आपसे और हमसे लोग कम मोटिवेट होते हैं, उनसे हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा मन करता है कि और काम करना चाहिए, थकान खत्म हो नहीं जाती है। महिपाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि पैसा आ ही नहीं रहा तो मैं खर्च क्यों करूँ। अभी तो मेरे चेक बहुत छोटे हैं और ये ट्रेनिंग इतने की है। अभी मेरे चेक बहुत छोटे हैं और मुझे दिल्ली फंक्शन में जाना है। अभी मेरे चेक बहुत छोटे हैं, मुझे मीटिंग करने बिहार जाना है, यहाँ जाना है, इतना तो मुझे आ ही नहीं रहा, इतना मेरा खर्च हो रहा है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो 3 साल 4 साल 5 साल का जो कोर्स होता है, इसमें उसको 1 रुपया भी नहीं आता है। लेकिन उसका विजन क्लियर है कि 5 साल बाद जब पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके बाद उसके पास एक कंटिन्यू इनकम आएगी। वैसा ही आज हमारे लीडर को इस सोच को डेवलप करना पड़ेगा
कि देखिए आपको सक्सेस लेनी है तो इन्वेस्टमेंट आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आपका अपलाइन आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, तो पहले इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आप अपने डाउनलाइन में कितने लोगों के लिए टिकट का अरेंजमेंट करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरी बात, हर लीडर को हर मीटिंग में आना इसलिए जरूरी है कि डाउनलाइन के लिए, टीम के लिए सबसे ज्यादा डायरेक्ट मोटिवेशन उसका एक्टिव अपलाइन होता है। अगर कोई भी टीम अपने एक्टिव अपलाइन से खुश है तो वो जिंदगी भर उसके साथ काम करेगी। और कोई भी टीम कंपनी से खुश है, मेरे से खुश है, लेकिन अपने एक्टिव अपलाइन से खुश नहीं है, तो हम कुछ भी कर लें उससे काम नहीं करा पाएंगे। और ये प्रेरणा तब वो लीडर दे पाएगा जब वो अपनी उपस्थिति हर मीटिंग में दिखाएगा। क्योंकि एक लीडर अगर हर मीटिंग में नहीं जा रहा है तो वो अपनी टीम को कैसे बोल सकता है कि आप हर मीटिंग में जाओ। सही बात। वो एक रॉन्ग डुप्लीकेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं एक अलग भाषा में बात करें तो क्राइम कर रहा है, जो कि अपनी टीम को ये एहसास करा रहा है कि मेरा काम बिना मीटिंग में जाए चल सकता है, तो तुम्हारा काम भी बिना मीटिंग में जाए चल सकता है। ये रॉन्ग डुप्लीकेशन वो करा गया। तो महिपाल सर 5 साल तक कैसे संयम रखे व्यक्ति कि भाई पैसा तो 5 साल बाद आएगा, अच्छा पैसा तो मैं 5 साल बाद कमाऊंगा, अभी तो बड़ा कम कम पैसा आ रहा है, और इस कम पैसे के आने की वजह से जो मेरे घर के भी बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो रही। कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि मैं 5 साल संयम भी रख लूँ और ये जो मेरी बेसिक नीड्स है ये मैं पहले महीने या 2-3 महीने में पूरी करने लगूं। ऐसा कोई तरीका बताओ ना। देखिए सर, इसका एक आसान सा तरीका मैं बताना चाहता हूँ। एक कोई भी लीडर आया, आज ज्वाइन किया, उसको आसान सा तरीका है कि आप एकदम से लीडर नहीं बनेंगे, एकदम से आपकी टीम नहीं होगी, एकदम से टोपाज होकर 1.5 लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक तरीका कर सकते हो, आप आज से ही कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें और जो भी हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं ये अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कराने की आदत डाल दें। आपके पास हमेशा इतने प्रोडक्ट होने चाहिए कि आप किसी के पास भी जाओ तो प्लान देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप प्रोडक्ट दे के आओ। उससे क्या होगा कि आपका एमआरपी और डीपी का जो डिस्काउंट है 20%, चाहे आप 20% मत दो, 10% दो या 20% दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक साइड से तो आपका छोटा सा चेक आ रहा है, उससे मैनेज हो जाएगा। दूसरी साइड एमआरपी और डीपी के बीच का जो डिफरेंस है, इससे आप अपने आप को सर्वाइव कर लोगे, जिससे कि आपको किसी मीटिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी और अपने परिवार को भी मैनेज करने में दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो शुरुआत में एक लीडर को प्रोडक्ट बेस और लीडर बेस दोनों को मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि उसको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक तरफ से वो कस्टमर क्रिएट करे, एक तरफ से नेटवर्कर क्रिएट बिल्कुल। करे, तो जब दोनों होंगे तो कुछ पैसा कस्टमर से आएगा, कुछ पैसा नेटवर्कर से आएगा। और जो कस्टमर से आएगा वो पैसा उसका परमानेंट होगा, परमानेंट। क्योंकि यूज डेली एक आदमी किसी भी परिवार में डेंटोडोक कर रहा है, वो गैप नहीं दे रहा है। तो जब गैप नहीं दे रहा है तो कस्टमर आपने अगर क्रिएट किए तो वो पैसा आपको जिंदगी भर आएगा। और एक फ्रेशर जैसे शुरू में आता है तो उसके अंदर इतनी स्किल्स भी नहीं होती है, और लेकिन प्रोडक्ट की स्किल्स में तुझे डेंटोडोक टेस्ट कराना है, तुलसी पिलानी है। तो बहुत सही बात आज आपने बताई कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर कैरियर बनाना है तो शुरू में आके वो यूज़र बने, यूज़र बेल्ट क्रिएट करे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्किल्स नहीं चाहिए, पूरा प्लान नहीं देना, अपने प्रोडक्ट के परमानेंट यूज़र क्रिएट करके वहाँ से कुछ इनकम करे और साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग करके लीडरशिप करके लीडरशिप वाली नेटवर्क मार्केटिंग करे और नेटवर्कर क्रिएट करे, और दोनों को लेके चलेगा तो वो 4-5 साल बाद जो उसका बहुत बड़ा मुकाम आने वाला है वो 4-5 साल का संयम रख पाएगा। बिल्कुल। सबसे अच्छा ये है कि अपनों के घर में जो प्रोडक्ट हैं उनको AWPL के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें। सर कई बार क्या होता है कि हमारे पास भी कंपनी में मेल आती है कि सर मैं इस लीडर के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं तो इस लीडर के साथ काम करूंगा, इससे मेरी नहीं बनती, मैं तो इसके साथ काम करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि लीडर बदलने से कामयाबी मिल जाती है? नहीं, तो ऐसा क्यों करते हैं लोग फिर? क्योंकि ऐसे शुरू में हमने एक बात की थी कि लोग आपके साथ इसलिए नहीं रुकेंगे कि उनको पैसे आ रहे हैं, लोग इसलिए भी रुकेंगे कि आपका उनके साथ रिलेशन कहता है। हो सकता है किसी लीडर ने अपनी डाउन टीम को कोई ऐसी बात कह दी होगी जो उसको हर्ट हो गई, ईगो हर्ट हो गई। तो एक चीज़ तो ये हो सकता है कि उन लोगों के बीच में रिलेशन ठीक से डेवलप नहीं हुई, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं इस अपलाइन के साथ नहीं करना चाहता, इस अपलाइन के साथ करना, तो मैं उनको साफ संदेश बताऊं कि अपलाइन बदलने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। अपने आप में बदलाव करो, आपको सक्सेस मिल जाएगी। कैसे करना है? कंपनी वही है, ट्रेनिंग वही है, सिस्टम वही है, तो अपलाइन बदलने की जरूरत ही क्यों है? अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा अपलाइन अच्छा है तो सीधा सा एक चीज़ है, आपके अपलाइन के दोनों पहलू आप जानते हैं, उनकी अच्छाइयाँ और कमियाँ, लेकिन जो दूसरा अपलाइन आपको दिख रहा है उसकी सिर्फ आप अच्छाई जानते हैं। इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे अपलाइन के पास जाने के बाद
आप पछताएं कि यार पहले वाला ही ठीक था, ना घर के रहे ना घाट के। ना घर के रहे ना घाट के। तो ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है, कुछ हुआ भी ऐसा, मेरी नॉलेज में आए भी है, तो वो बाद में 4 महीने 6 महीने बाद बोलते हैं सर इनसे तो पहले वाले अपलाइन ही अच्छे थे, क्योंकि उसके दोनों पहलू वो जानते थे। इसलिए आप बड़ा साम्राज्य अगर बनाना है तो अपने दम पे ही बनाया जाता है। अपलाइन का काम था आपको ज्वाइन कराना, अपलाइन का काम था आपको गाइडलाइन देना, अपलाइन का काम था आपको इस इंडस्ट्री में लाना। ये वैसे ही है जैसे मम्मी पापा का काम था हमें इस धरती पे लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। अपलाइन का काम था हमें इंडस्ट्री में लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। लेकिन अपलाइन की जरूरत तो रहती है हाँ मुझे। हाँ रहती है, मैं मान लिया फिर किसी अगर के। मेरा एक्टिव अपलाइन है और वो मेरे साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए फिर? अपलाइन एक तरह से एक सिस्टम है, अपलाइन किसी एक आदमी का नाम नहीं है। अगर मेरा डायरेक्ट अपलाइन है, मान लो जिसने मुझे ज्वाइन कराया और उसमें कुछ कमी है या मेरी कुछ बनती नहीं है उससे, कुछ भी XYZ किसी भी बात को लेके, तो ऐसा तो नहीं है कि उसी अपलाइन से कंपनी शुरू हुई है। उसके अपलाइन में भी कोई अपलाइन है, उनके अपलाइन में भी कोई अपलाइन है, उनके अपलाइन में भी कोई अपलाइन है। तो आप किसी भी ऐसे अपलाइन से जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है उनके गाइडलाइन में रह के आप काम कर सकते हैं। आपको काम क्या करवाना है, बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग में अब हमारे IG स्टेडियम में शो होते हैं, वहाँ पे मैं भी हूँ आप भी हैं, सही बात। तो वहाँ पे 30,000 लोगों का शो हो रहा है, एक आदमी अपने 100 लोगों को लेके आ जाए, वहाँ तो उसके अपलाइन को बेचारे को स्पीच देने का मौका भी नहीं मिल रहा, वहाँ तो हमसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो आपके एक्टिव अपलाइन की बजाय आपके स्पॉन्सरशिप में जो भी अपलाइन है, आप किसी भी अपलाइन की गाइडलाइन लेके काम कर सकते हैं। लेकिन आप भ्रमित होकर ये ना सोचे मैं वहाँ चला जाऊँगा वहाँ चला जाऊँगा, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आप एक ना एक दिन इस इंडस्ट्री से आउट होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। वैसे मेरा तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आज मैं वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कभी वक्त आने पे बताऊंगा कि मैंने ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि मुझे बोला कि अपलाइन बदल लो, मैंने नहीं बदला तो मैं यहाँ पहुंचा। अगर बदल लेता तो शायद आज मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। बस लोगों के लिए इससे बड़ा मैसेज नहीं होता। ये बहुत बड़ा मैसेज है। सर, कुछ लोग जब कामयाब कहीं नहीं हो पाते तो उन्हें कहीं अपलाइन में प्रॉब्लम लगती है, प्रोडक्ट में भी लगती है, पे आउट में भी लगती है, कंपनी में भी लगती है। फिर बात करते हैं कि हम कंपनी बदल लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। फिर उनसे पूछा जाता है यार ये बहुत बेहतर कंपनी है, इसे बदल के, तो वो कहते हैं महिपाल सर ने भी तो बदली है, आपने भी तो बदली है, और बहुत सारे लोग हैं वो भी तो बदल के आके कामयाब हुए। तो क्या ये मतलब आपको कहाँ तक सही लगता है कि कंपनियां बदल के कामयाब होते हैं या किसी सही प्लेटफॉर्म पे जाके कामयाब होते हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँगा, कंपनी बदल के कामयाब नहीं होते। अगर कंपनी बदलने से कामयाब होते तो मैं सच बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले 20 साल में 22 कंपनियों में काम कर रखा है और आज भी कंपनी ही बदल रहे हैं और आगे भी बदलते ही रहेंगे। इसका मतलब कंपनी बदलने से सक्सेस मिलती तो वो लोग सक्सेस होते। और ऐसा मैं नहीं, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में डबल डिजिट में कंपनियां चेंज किया। नहीं, कोई किसी ने 8 बार 10 बार 12 बार, तो सारी कंपनियां गलत नहीं हो सकती। अब लोगों ने बोला महिपाल सर ने भी तो चेंज किया। मैंने कंपनी बदली नहीं है, मैंने अपग्रेड किया है। अपग्रेडेशन और बदलना दो चीजें होगी। मैं अगर किसी अपलाइन से नाराज होके, कंपनी से नाराज होके या पर्सनली ईगो को लेके मैं किसी भी ऐसी कंपनी में चुनाव कर लिया जिस कंपनी का ना प्रोडक्ट अच्छा है, ना लीडरशिप अच्छी है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई बिजनेस प्लान का कैलकुलेशन है और ना ही कोई मैनेजमेंट अच्छा है, ना कोई डेवलपमेंट की वहाँ प्लानिंग है, तो फिर वो आपका निर्णय गलत हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने अपने आप में अपग्रेड किया। मैंने अपग्रेडेशन के साथ उस कंपनी का चुनाव किया जिसका प्रोडक्ट बेहतर, पे आउट बेहतर, सिस्टम बेहतर, लीडरशिप बेहतर, एक अच्छा विजन, तब जाके मुझे सफलता मिली है। अगर कोई ये बोले कि कंपनी बदलने से सफलता मिली है, नहीं, एक अपग्रेडेशन में मैंने काम किया है। तो आप अगर कंपनी ही बदल रहे हो तो फिर तो वो लोग सफल होने चाहिए जो 20 साल में 20 कंपनी बदल गए। सही बात है, लेकिन लोग भ्रमित करते हैं कि भाई ये जो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा एसलीपीएस बना दिया, या एसलीपीएस में जो एक क्राउन एम्बेसडर बने हैं, ये जितने भी लोग बने हैं, चाहे आप आपके रैंक पे और भी बहुत सारे लोग हैं, या आपके डाउन के जो रैंक है बहुत सारे लोग हैं, ये भी तो किसी कंपनी से आए हैं। तो ये जो भ्रम है लोगों का, इस भ्रम की वजह से कुछ लोग नई नई कंपनियां ला के, नए नए मॉडल ला के भ्रमित करके लोगों को कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं। तो उनके लिए ये सही मैसेज है जो आपने दिया है कि आपको मिसगाइड नहीं होना है, आप जाइए, बेहतर में जाइए, बेस्ट में जाइए, बिल्कुल, और बेहतर में जाइए। यूज नहीं होना है। यूज नहीं होना है लोगों के बुलावे में आके, बहकावे में आके। आपको जाना है, अगर कंपनी बदलनी है और आपको लगता है इस कंपनी में मेरा करियर नहीं है,
तो आप फ्यूचर को लेकर कोई बेहतर में जाइए, अपग्रेडेशन में जाइए, डिग्रेडेड में तो मत जाइए। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसी मैच्योरिटी है जो हिंदुस्तान के हर एक कंपनी के हर एक डायरेक्ट सेलर को होनी चाहिए। कंपनी बदलते हुए इस चीज़ को आधार नहीं बनाया जा सकता कि आज से पहले जो क्राउन एम्बेसडर है वो भी किसी कंपनी में थे, इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। महिपाल जी, मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को जानता हूँ, मैं ही नहीं जानता, डायरेक्ट सेलिंग का हर एक व्यक्ति जानता है, जिनके डंके बजते थे, जिनके नाम से डायरेक्ट सेलिंग में बातें होती थी, आज वो इस कंपनियों स्विच के चक्कर में घर बैठे हैं। इससे ही आपका एक डिसीजन आपको पहचान दिला भी सकता है और एक गलत डिसीजन आपकी पहचान खत्म भी डाल कर सकता सकता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव डिसीजन होता है जिंदगी का। है। नहीं, उसके पीछे एक वजह और है, मेरा जो मानना है, कहीं ना कहीं वो लोग इस संयोग और सिस्टम की सक्सेस को अपनी सक्सेस समझ बैठे। क्योंकि आदमी जब सफल होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी वजह से हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है। 10% रोल है खुद का, 90% रोल है सपोर्टिंग चीज़ों का। मेरे पास जैगुआर है, मैं आगरा ताज एक्सप्रेसवे से जाऊंगा तो 2 घंटे में पहुंच सकता हूँ, सही बात। लेकिन मथुरा वाले जो पुराना हाईवे उससे जाऊंगा तो मुझे 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब मेरी गाड़ी में तेल भी है, गाड़ी की कैपेसिटी भी अच्छी 200 में चल सकती है, मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ड्राइवर भी वही, गाड़ी भी वही, तेल भी वही। एक रोड पे गया तो 2 घंटे में पहुंच गया, दूसरे से 8 घंटे में पहुंच रहा हूँ। तो इसको मतलब मैं ये नहीं ले सकता कि मेरी ड्राइविंग अच्छी है, रोड मैं का सपोर्ट। इसका भी नहीं बोल सकता कि मेरी कार अच्छी है। वो संयोग बना सकता, वो सफलता हुई। और कई लोग गलती क्या करते हैं, इस संयोग को अपनी सफलता समझ लेते हैं कि मैं वजह मैं हूँ, श्रेय खुद ले लेते, सिरे खुले। ये आदमी की बहुत बड़ी गलती है। श्रेय नहीं लेना चाहिए, सरे तो कभी श्रेय हमेशा ऊपर वाले को देना चाहिए। सिस्टम का है, वो संयोग बना हुआ है। सर एक बात और बताइए कि ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम का कितना रोल है सफलता के लिए? सारा रोल ही ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम का ही है। आप किसी भी चीज़ में जाइए, बिना एजुकेशन के तो ना कोई डॉक्टर बन पाया, ना पायलट बन पाया, ना इंजीनियर बन पाया, तो डायमंड कैसे बन जाएगा? अच्छा, सबसे बड़ा रोल ही इसी चीज़ का, आपको सीखना पड़ेगा। तो या तो लोग ट्रेनिंग मिस कर देते हैं। तो ट्रेनिंग मिस करते हैं, उतने सीखने से और सक्सेस से दूर चले जाते हैं। ये बात तो है, जितने भी लोग जो ट्रेनिंग और सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं मैं उनका सक्सेस। सिर्फ एक ही बात बता सकता हूँ कि हमारे सारे लोग चेक करें, जो लीडर जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग मीटिंग सक्सेस जहाँ भी सेमिनार में अवेलेबल दिखता है, आज उसकी ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, सिर्फ हमारी नहीं, चेक पूरी इंडस्ट्री में। और जो लीडर कभी कभी किसी किसी मीटिंग में कहीं कहीं दिखता है, उसकी सक्सेस हमेशा कम मिलेगी। तो मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बेस्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलर आता है, फ्रेशर आता है, फिर वो डायरेक्ट सेलर बनता है, 2 रैंक कर लेता है, 3 रैंक कर लेता है, 4 रैंक कर लेता है, 5 रैंक भी कर लेता है, और मैं कह रहा हूँ टोपाज जैसे क्रूशियल रैंक या 1.5 लाख के चेक भी देख लेता है, फिर भी छोड़ जाता है। कभी रूबी स्टार पे छोड़ जाता है, कभी सफायर पे भी छोड़ जाता है, कभी स्टार सफायर पे भी छोड़ जाता है, प्लेटिनियम एमराल्ड पे तो लाइन लगी हुई है। ये मतलब आते हैं, पैसा भी देखते हैं, आप लोगों की गाड़ी भी देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, बैंक अकाउंट घर भी आपके देखते हैं, फिर कैसा क्या होता है कि ये बीच में से निकल जाते हैं और फिर छोड़ के अपनी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं? कि इसके पीछे थोड़ा सा अलग से मैं बताता हूँ। आदमी जो काम करता है, उसके पैसे कमाने के लिए अलग अलग वे बने हुए हैं। कहीं नौकरी है, कोई बिजनेस है। तो नौकरी में आदमी प्रॉपर ईमानदारी से काम क्यों करता है? एक डर की वजह से कि अगर मैं सुबह टाइम पे नहीं आया तो मेरी छुट्टी काट ली जाएगी, मैं टाइम पे नहीं आया तो मेरी सैलरी काट ली जाएगी, मैं टाइम पे नहीं आया और मैंने ठीक से काम नहीं किया तो मेरा प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं टाइम पे नहीं आया तो मेरे को नौकरी से निकाल ली। एक डर है जो हर नौकरी करने वाले को सारे दिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी चीज आ जाते हैं हम बिजनेसमैन। दुनिया के हर बिजनेस में कहीं लाखों तो कहीं करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाके बिजनेस स्टैंड होता है। स्टैंड की बात नहीं कर रही, शुरुआत होती है। फिर एक दुकानदार हो चाहे शोरूम मालिक हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, जिसने 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए, अगर वो अपने परिवार में किसी रिश्तेदार की शादी भी है फिर भी अपने बिजनेस से छुट्टी नहीं लेगा, क्योंकि उसको डर है कि उसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। अब हमारे इस बिजनेस में क्या है, आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट मालिक हैं अपनी मर्जी के। तो यहाँ पे कोई किसी की नौकरी कर नहीं रहा, तो डर नहीं तो है। डर तो खत्म हो गया। दूसरा, पैसा एक भी लगा नहीं। आपने जो प्रोडक्ट लिए थे वो अपने घर के यूज के लिए, या आपके घर में कोई समस्या थी उसको ठीक करने के लिए लिए, तो आपका 1 रुपए का भी पैसा नहीं लगा। कुछ खोने का अब डर आपको इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं तो कुछ खोने का डर नहीं। तो ना तो डर और ना इन्वेस्टमेंट,
अब काम करोगे तो कैसे करोगे? जो छोड़ के चले जाते हैं बीच से, वो वजह ये है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो कामयाब होता है, सिर्फ वो कामयाब होता है जिसके सपने बड़े हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, और जो रियल में वास्तव में अपने परिवार से और अपने आप से मोहब्बत करता है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है। मेरे को बचपन में जब मैं पैदा हुआ हूँ तो हर बच्चे का नाम उसके माँ बाप बड़ा तलाश के, पंडित जी से पूछ के, और बड़ा अच्छा अच्छा नाम लिखते हैं। कहीं वो नाम मिट्टी में ना मिल जाए, वो नाम खराब ना हो जाए। मेरे को उस नाम की कदर रखनी है। जिस आदमी का ये विजन होता है वो आदमी यहाँ पे काम करता है। मैं अपनी बताऊं, अगर जैसे आपने कहा कि डर नहीं लगता और कुछ खोने का डर नहीं लगता, वो तो पैसे का हो गया कि पैसा कुछ लगा नहीं। मुझे बड़ा डर लगता था, क्योंकि मुझे लगता था इज्जत का डर, क्योंकि पूरे मार्केट और समाज को पता चल गया था, इवन माँ बाप को भी कह दिया था मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और मुझे 24 घंटे डर सताता था, और आज भी सताता है कि यार अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और बस मैं मजाक नहीं बनना चाहता। बस वो इमेज का डर था, बस मेरा पैसा डर, और वो नहीं था। मेरा तो मजाक ना बनना, बस या तो आना नहीं था, या तो कहता था ओखली में सिर देना नहीं देना था, नहीं था। नहीं तो फिर मुसल से काटना, फिर चाहे कितनी मेहनत हो, चाहे कितना ही काम हो, मजाक बन जाते। क्योंकि परिवार, रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा सब जानते थे भाई ये लड़का करोड़पति अरबपति जैसी बातें करता है। नहीं तो मैं मजाक नहीं बनना चाहता था, मेरा तो सही में डर था। मुझे तो आज भी डर लगता है, और मैं आज भी इतना सिंसियर इसलिए हूँ कि आज भी मैं कल मजाक नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। तो शायद यही तो आपके ये अंदर सब भी। सबके लिए जरूरी है ये। तो ये ऐसी इमेज आपके अंदर भी आती होगी कि यार बिल्कुल। मजाक ना बन जाए। हाँ, डर लगता है। हाँ, ये डर होना चाहिए बाकी तो आदमी दस कि हजार लोग क्या कहेंगे अगर मैं कामयाब नहीं। तो लोगों ने बोला फिर शुरुआत ही क्यों की थी? बाकी तो आदमी 10,000 15,000 में गुजारा कर रहा है। गुजारा करने वालों की तो कोई वो लिमिटेशन तो थोड़ी। बिना 10-15 हजार वाले गुजारा तो सबका ही हो रहा है। इमेज खोने का डर होना चाहिए। इमेज, जैसे हम बात करें कि आज अंबानी साहब, अडानी साहब, ये पैसों के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। इनके पास तो इतने पैसे हैं कि इनकी 70 पीढ़ी भी ब्याज ब्याज खाएंगी तो नहीं खा पाएंगी। सही बात है। तो ये वास्तव में जो काम कर रहे हैं, आज देश के लिए काम कर रहे हैं। ये वास्तव में जो काम कर रहे हैं, अपनी इमेज और पहचान को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। और ये कहीं ना कहीं हमसे तो बहुत कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर भी एक नेटवर्कर कितने साल में कामयाब हो जाता है आपके हिसाब से? एक नेटवर्कर को अगर वास्तव में अगर उसको लगता है कि कामयाब मुझे होना है, तो 4 से 5 साल तक आपको समर्पण भाव से यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ की एक टाइमिंग रखी हुई है। जैसे डॉक्टर बनना है तो 4-5 साल आपको देना ही पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो 3-4 साल देना ही पड़ेगा। अगर आपको वोट का अधिकार आपको चाहिए तो भी 18 साल आपकी उम्र होनी जरूरी है। इससे पहले आप वोट नहीं दे सकते। हमारे देश में शादी करनी है तो लड़की और लड़के की उम्र भी फिक्स की हुई है कि इससे पहले शादी अगर कर दी तो बाल विवाह माना जाएगा। उसी तरीके से 4 से 5 साल हमारा भी यहाँ पे 4 से 5 साल अगर आप नहीं देते हो तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं सक्सेस हूँ? आपको ये फिक्स करना पड़ेगा आज कि मुझे अगले 5 साल तक यहाँ पे सिंगल माइंड होके और समर्पित भाव से काम करना है। 5 साल का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 साल बाद कहीं ना कहीं पैसिव इनकम भी शुरू हो जाती है। और अगर 5 साल किसी को बड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है। आप अपने पिछले 5 साल देखो। हाँ, आज 2024 में 2019 से 2024 कब आ गया आप याद करो, तो आपको पता चल जाएगा 5 साल कुछ भी नहीं है। आप 2024 से 2029 मत देखो, ये लंबा लगेगा। लेकिन अगर देखना है तो 2024 से 2019 के बीच की दूरी देखो, आपको लगेगा कल परसों की तो बात है। तो ऐसे ही 5 साल कल परसों में हो जाएंगे। अगर नेटवर्किंग में कैरियर चाहिए तो भाई आपको 5 साल देने पड़े। 5 साल तो देने ही पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर आओ, और अगर आप नहीं दे सकते तो आप जो अपने जॉब, पुराने जॉब और प्रोफेशन से उनमें ही रहो। अजय महिपाल सर, आपके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता कैसा होना चाहिए? सर देखिए, मेरा मानना है, और मानना नहीं है, ये सच्चाई भी है, डाउनलाइन और अपलाइन का रिश्ता तो पति पत्नी के रिश्ते से भी अच्छा होना चाहिए। इसके पीछे वजह है, अगर किसी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में टकराव हुआ और रिश्ता टूटा तो फर्क पड़ेगा 2 परिवारों पे, एक लड़के वाले पे और दूसरा लड़के वाले। लेकिन अगर डाउनलाइन और अपलाइन के रिश्ते में कभी टकराव हुआ और वो रिश्ता टूटा, और डाउनलाइन और अपलाइन के हजारों की टीम पे फर्क पड़ता है। यानी हजारों परिवार एक अपलाइन और डाउनलाइन के अच्छे रिश्ते की वजह से आबाद भी हो सकते हैं, वो तो होंगे ही, और एक अपलाइन और डाउनलाइन की लड़ाई की वजह से, एक खराब रिश्ते की वजह से हजारों ऐसे लोग जो कल को जीवन में कामयाब हो सकते थे, उनकी कामयाबी होने के रास्ते बंद भी हो सकते हैं। इसलिए अपलाइन और डाउनलाइन को रिश्तों में हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए। ये प्यार होना चाहिए कि आपके बच्चे को अगर कहीं दर्द हो रहा है तो आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन को कोई दिक्कत है तो बिना बताए आपको पता होना चाहिए।
ये इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए, आपकी डाउनलाइन आपके सानिध्य में ये महसूस करे कि अपने पापा से भी ज़्यादा वो वहाँ पे कंफर्ट फील करे। और आपका अपलाइन जब आपके साथ काम करे तो उसको ऐसा लगे कि मेरी डाउनलाइन मेरे बच्चों से भी ज़्यादा आज्ञाकारी है। तो और ये रिश्ता एक तरीके से नहीं होगा। अपलाइन का काम है कि डाउनलाइन की अपने बच्चों से भी अच्छी केयर करे, और डाउनलाइन का काम है कि अपलाइन के प्रति पापा से भी अच्छे तरीके से समर्पित भाव से रहे, तब दोनों का रिश्ता बन के रहेगा। और ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों पिलर स्ट्रांग हैं, अपलाइन डाउनलाइन, तो ये नेटवर्क, वो नेटवर्क जिसमें अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता अच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है और बहुत बड़ी सक्सेस, हजारों लोग इसकी वजह से कामयाब हो सकते हैं। मैं बोल सर, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे अपलाइन का एक शब्द मेरे लिए आदेश होता था। मैंने कभी मतलब किंतु परंतु बोला क्या होगा, अपलाइन ने जो बोल दिया ना वही होगा, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा होगा, सही होगा, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता था अपलाइन है और मैं डाउनलाइन हूँ और जो भी बोल रहे हो अच्छा ही होगा। तो वैसे अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता, वो भी हमें इतना ही प्यार करते थे, ऐसा नहीं है, हमारी हर तकलीफ में हमारे साथ खड़े होते थे। तो आज हम भी जो भी कुछ बने अपने रिश्ते से ही बने। ये दोनों तरफ से ही चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा, बहुत प्रगाढ़ रिश्ता होना चाहिए। एक तरफ से नहीं चलेगा। तो एक और एक 11 इसलिए तो कहा गया है सर। एक और एक 11 होते हैं। हाँ, यहाँ तो अपलाइन डाउन था, एक और एक 111 मान लो। 111 मान लो यहाँ पर। और डायरेक्ट सेलिंग में वैसे कहें, अपलाइन डाउनलाइन मिल जाए तो एक और एक 11 नहीं, एक 111 की ताकत के साथ काम कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब केयरिंग और समर्पण दोनों होना चाहिए। और केयरिंग नहीं होगी तो डाउनलाइन कभी भी समर्पित नहीं होगा, और डाउनलाइन समर्पित नहीं होगा तो अपलाइन केयर नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये मैसेज हर एक डायरेक्ट सेलर को आपसे लेना चाहिए। सर शुरू शुरू में तो कोई भी डायरेक्ट सेलर आता है, अचीवर बनता है, लीडर बनता है, तो छोटी टीम होती है, 10 20 50 100 200 300 500। मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है, जैसे आपने कहा मॉनिटरिंग ट्रैकिंग करना बड़ा आसान हो जाता है, 1000 तक भी। लेकिन जैसे अभी आपकी लाखों में टीम है, तो मुझे बताओ आप कैसे ट्रैकिंग करते हो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे मॉनिटरिंग करते हो? नहीं, ये सिर्फ हमारे नेटवर्क में नहीं है। मैंने सेना में नौकरी की है, आपने भी सेना में नौकरी की है। आप वहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हमारा जो चीफ है, अगर सेना में एक छोटा सा कोई भी घटना होती है, अगली 5 से 7 मिनट मैक्सिमम है, सेना के चीफ को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी तक भी उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके पीछे क्या ना, एक रिपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है ये। वहाँ पे अब जो सिविलियंस है वो तो शायद इस बात को ना समझे। वहाँ पे पहले, सबसे पहले प्लाटून हवलदार रिपोर्टिंग कर रहा है, फिर कंपनी के अंदर कंपनी कमांडर को जा रहा है, कंपनी सीएसएम को रिपोर्टिंग हो रही है, फिर 2IC को हो रही है, एडजुटेंट को हो रही है। मतलब ये आर्मी के, सेना के शब्द हैं, लेकिन उनके थ्रू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर, ड्यू कमांडर, सबको तुरंत ये रिपोर्टिंग सिस्टम। उसी तरीके से नेटवर्क में भी आपको अगर सही से मेंटेन करना है, आपका कितना ही बड़ा नेटवर्क हो जाए, आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए डायमंड के डाउन में कितने प्रोडक्ट और बिजनेस परचेजेशन हुए, इसके बारे में आपको रिपोर्टिंग आ जाएगी। तो ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये तो नेटवर्क तो अभी बहुत छोटा है हमारा, इससे कई गुना अगर बड़ा हो गया और हमने प्रॉपर ये रिपोर्टिंग सिस्टम बना दिया, तो आपके बेस में, आपकी टीम में क्या चल रहा है ये आपको पता रहेगा। मतलब हर डाउनलाइन अपने अपलाइन को रिपोर्ट कर हर डाउनलाइन अपने अपलाइन अपलाइन करिए। उस डाउनलाइन ने उस अपलाइन को, उस डाउनलाइन ने उसके अपलाइन को, कोई सबका कोई अपलाइन है। और अगर किसी एक ने भी ये सिस्टम चैनल तोड़ा तो ऊपर चैनल टूट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि कोई भी एक चैनल ना तोड़े। एक चैनल टूटने का मतलब है कई चैनल का नुकसान हो गया। तो यहाँ अगर चैनल ना तोड़े, मतलब डिसिप्लिन क्रिएट करना है। डिसिप्लिन क्रिएट करना है या एक सिस्टम क्रिएट करना है, और वो होगा डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन और ट्रेनिंग से। सर एक बात और है, जो डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हैं या बाहर से देखते हैं कि यार यहाँ पर लोग कमाते कम है, दिखाते ज़्यादा हैं, पैसे तो करोड़ कमाते हैं, गाड़ी 1.5 करोड़ के ले आते हैं, रोलेक्स की घड़ियाँ पहनते हैं, कार्टर की घड़ियाँ पहनते हैं, LV गुची की बेल्ट लगाते हैं, प्राडा के कपड़े पहनते हैं, डियोर के कपड़े पहनते हैं। हाँ, LV के, मतलब ये लोग को बैग भी रखते हैं तो LV के रखते हैं, कमाई इतनी है नहीं। मतलब ऐसा है, लोगों का मानना है कि जो ट्रेडिशनल दुनिया में जो 1000 करोड़ का आदमी या 100 करोड़ का आदमी लाइफ जी रहा है, वो ये नेटवर्कर 1 करोड़ कमा के जी रहा है। तो ये आपके अनुसार ये कहाँ तक सही है, ये पैसे सेव करने चाहिए इनको या नहीं करने चाहिए? तो मैं इसको इस तरह से बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो ये बोलते कौन है, ये वो ही बोलते हैं जिसको इस बिजनेस की गहराई नहीं है, और दूसरा वो भी कुछ बोलते हैं जिनको इन बिजनेस की गहराई भी है, जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए। इस सवाल का जवाब मैं आपको 2 तरीके से दूंगा। पहली बात तो
दिखावे करने की बात करते हैं, ब्रांड की बात करते हैं, तो सवाल ये है कि आप अगर दिखावा नहीं कर रहे हो, ब्रांड को यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपसे सवाल ये है कि पैसा कमाया क्यों? तो जवाब आएगा, पैसा बच्चों के लिए जोड़ के रखा। तो मैं कहता हूं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, आपने को तो मेरे से ज्यादा कई गुना अनुभव है, कि जिनके पापा ने पूरी जवानी, पूरी जिंदगी बेटे के लिए बड़े बड़े असेट्स बनाने में लगा दी, और जब वो बेटे को हैंडओवर करने की टाइम आया, तो बेटे ने अपने पापा को बोला, पापा मुझे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूं। उस टाइम उस पापा को एहसास हुआ 70 साल की उम्र में, कि आखिर मैंने पूरा जीवन खराब करके ये प्रॉपर्टी एसेट्स क्यों बनाए। और उसके बेटे, मैं नहीं कहता खराब किया, उसके बेटे ने हो सकता है पापा से भी बड़ा काम किया और करेगा भी। इसलिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो आज आप जो पैसा कमा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, बहुत शुरू में हमने बताया, जरूरतें पूरे करने के लिए नहीं कमा रहे हम, तो शौक पूरे करने के लिए कमा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि हम लोगों को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि दुनिया में अगर कोई ब्रांड बना है तो वो हमारे लिए ही बना है। अगर हम उस ब्रांड का सुख नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। और अगर हम कोई लीडर किसी ब्रांड को यूज कर रहा है, अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, तो पैसा खर्च नहीं कर रहा है, वो चीज उसको और काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो लीडर अपनी टीम का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उसकी टीम जब अपने अपलाइन के हाथ में रोलेक्स या कार्टियर की घड़ी देखेगी, तो इनडायरेक्टली मुंह से बोले या ना बोले, उसकी टीम का भी मन करेगा कि रोलेक्स और कार्टियर मेरे पास भी होनी चाहिए। जब डाउनलाइन का मन करेगा रोलेक्स और कार्टियर होनी चाहिए, तो अपलाइन और बड़े ब्रांड में चला जाएगा। लेकिन वो चाहे देखेगा कि उसके अपलाइन ने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए, एक छोटा सा प्लॉट लिया है, कोई जिंदगी में बदलाव नहीं कर रहा, ढंग के कपड़े नहीं पहन रहा, कोई ब्रांड का यूज नहीं कर रहा, तो डाउनलाइन को वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपलाइन इस तरह से करके अपनी टीम के लिए मोटिवेशन बनता है, और अपलाइन इनके खिलाफ जो अगर जाता है, तो वो अपनी ही टीम के लिए सबसे बड़ा डिमोटिवेशन बन जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये 100% सही है। और दूसरी बात, ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जिंदगी जीना सिखाया जाता है। आदमी ने 1 करोड़ कमाए, 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली, तो इसके लिए हिम्मत और जिगरा भी तो डायरेक्ट सेलिंग देती है, नहीं तो बाहर वाले कोई लेके दिखा सही दो। बात है, सही बात। और दूसरा मैं जवाब देता हूं उन लोगों के बात लिए, है। उन लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज और है, बाहर के लोग बोले वो तो ठीक है, ऐसे आप जो सवाल कर रहे हो, ये सवाल तो ऐसे कुछ लोगों का भी है जो कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो भी बोलते हैं, खासकर हमारी कंपनी वालों के बारे में, कि गाड़ियां बहुत दिखा रहे हैं। तो हम कहते हैं, भाई साहब अगर तुम में दम है तो आप दिखा दो गाड़ी। अब आपके पास गाड़ी है ही नहीं तो दिखाओगे क्या। सही बात। अब ये क्यों हुआ? मैं आज बोलता हूं कि मैं गाड़ियां दिखाता हूं, और डंके की चोट पे बोलता हूं, मेरे टीम में 250 गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां। क्योंकि मैंने मेरे लिए काम करने के साथ साथ मेरी टीम के साथ मेहनत किया, और मैंने जो मुकाम हासिल किया, वो मुकाम मेरी टीम के कई लोगों ने मुकाम हासिल किया, मैंने उसके लिए मेहनत की है। लेकिन कोई ऐसा लीडर जो सिर्फ स्वार्थी है, जिसने खुद तो गाड़ी में आ गया, लेकिन उसकी टीम का तो कोई गाड़ी में आया ही नहीं, तो वो किसको बताएगा मेरी टीम में इतनी गाड़ियां हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में कोई लोग जो इस इंडस्ट्री में भी बोलते हैं ना, उनका जवाब है, भाई साहब आपने अपने लिए किया, आप ये बताइए ना अपनी डाउनलाइन और अपनी टीम के लिए, जो लोग आप पे विश्वास करके आए थे, उनके लिए क्या किया। नहीं देखिए महिपाल जी, सबका अपना अपना मत हो सकता है, अपनी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि जब खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम अपने आप इनकम बढ़ेगी, मतलब जब वो अपनी आदमी- टीम को आप प्रेरित कर रहे हो। जब एक व्यक्ति 25,000 की टी शर्ट पहनेगा तो उस लायक भी बनेगा, उतना कैपिंग जल्दी लगाएगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, 4 आईडी चलाएगा कि वो उसका मेंटेन रहे। क्योंकि इंसान एक बार जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेता है ना, फिर उससे डिग्रेड नहीं करता, चाहे उसे किसी इतनी मेहनत करनी पड़े, जितना मैंने अपने जीवन में सीखा है। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, ये तो हर टी शर्ट, हर जीन्स, हर रोलेक्स, हर कार्टियर अपने आप में एक मोटिवेशन है जो 24 घंटे मेरे साथ रहता आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी, है, हमेशा प्रेरित। आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि एक बार जिस जिंदगी को आपने जी लिया, उससे नीचे जाओगे नहीं, और उससे नीचे नहीं जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा, आपकी टीम आपसे मोटिवेट होगी। तो ये तो सबसे अच्छा पॉइंट है। और इससे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का यूथ, नौजवान जो बड़े बड़े शौक रखता है, वो इंस्पायर भी होगा कि आज जैसे 25 साल का बच्चा कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, BMW, मर्सिडीज, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश में परसेप्शन भी डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा जाएगा। इसी से चेंज होगा। मैंने कितना बड़ा बंगला बनाया उससे नहीं जाएगा, मैं लाइफ कैसी जी रहा हूँ, इससे ही परसेप्शन बदलेगा। जो हम बात करते हैं ना परसेप्शन बदलने की, मेरा बंगला देखने सारी दुनिया नहीं आएगी, लेकिन जो मैं वियर कर रहा हूँ,
जो गाड़ी में चला रहा हूँ वो सब देखेंगे। नहीं, बंगला भी बनेगा, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा तब बंगला भी बनेगा, सब होंगे, बंगला भी लग्जरी होगा। लेकिन फिर भी एक लाइफ स्टाइल की बात तो हम ज्वाइन करते ही बताते हैं कि आप यहाँ पे सम्मान पा सकते हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हो। जब वो बताया ही इस इंडस्ट्री में गया है कि आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो, तो लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए ना, तो आपके हिसाब से लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए, जीनी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, जितना हो सके और महंगा पहनना चाहिए। और बड़ी बड़ी गाड़ियां कम पैसे आने के बावजूद खरीद लेनी चाहिए, इसमें यह है कि अगर हम उसको खरीद सकते हैं तो खरीदनी चाहिए। खरीदनी चाहिए। मैं अगर किसी को बोलूं कि आपने 50 लाख रुपए कमा के कोई 10 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है, उसके लिए नहीं बोलूंगा। मेरा एक सवाल, घर कब बनाना चाहिए? घर एक आदमी को तब बनाना चाहिए जब उसके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा में रखा हो, मतलब अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस जो लग रहा है वो उसके पास हो, उसके डेली यूज का खर्चा उसके पास बढ़िया आ रहा हो, अपनी टीम को मेंटेन करने के लिए कभी किसी को जरूरत पड़ेगी, टीम में कोई मुश्किल में है और उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसा उसके पास है और एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, तब अपना घर बनाना चाहिए। इसके पीछे एक वजह भी है। गाड़ी जल्दी क्यों लेनी चाहिए? पहली बात तो गाड़ी पूरे मार्केट में आदमी लेके जाता है तो अपनी टीम को मोटिवेशन देता है कि मेरे अपलाइन ने गाड़ी ली है, मैं भी गाड़ी लूंगा। दूसरा, गाड़ी कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। आप शोरूम में गए और लेके आ गए, एक ही दिन लगा। लेकिन अगर घर बनाओगे, आप बोलोगे मैं बिल्कुल एक दिन का भी टाइम नहीं दूंगा, मैंने तो ठेकेदार को दे दिया, सारा ठेकेदार ही बनाएगा। लेकिन फिर भी ठेकेदार कभी आपके पास पेंटिंग लेके आएगा, कभी नक्शा लेके आएगा, कभी आपसे कलर डिसाइड करवाएगा, कभी बाथरूम की टाइल डिसाइड करवाएगा, तो आप बिजी हो जाओगे उसमें। आपने घर कितने साल बाद बनाया था डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद? मैं सच बताऊं तो मेरी टीम के बहुत सारे लोग जब अपने घर में आ चुके थे तब उस टाइम मैं किराए पे था। मतलब वो बना चुके थे, आपने नहीं हाँ, बनाया था, तो मुझे आपने जल्दी कितने नहीं सालों थी। बाद बनाया था? दिल्ली किराए में मैं रहता था और उसके बाद में मैंने 2020 में अपने घर में शिफ्ट किया है। आई थिंक मैं उस टाइम अम्बेसडर रैंक पे था। एम्बेसडर रैंक पे फिर आपने घर बनाया? यस, अम्बेसडर रैंक पे था, अपनी पसंद का अच्छा घर बनाया। आज भी जब मैं घर में रहता हूँ मुझे बड़ा सुकून आता है और मुझे लगता है कि मैंने लेट बनाया लेकिन अच्छा बनाया। अच्छा घर बनाया। अच्छा मेहपाल सर, ये बताइए, शुरू शुरू में जब लोग आते हैं, छोटे रैंक होते हैं, तो अपलाइन को पूरा फॉलो करते हैं, सारी बात सुनते हैं, ब्लाइंड फॉलो करते हैं, सारी बात मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, कद बढ़ता है, पद बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, कहीं ना कहीं एरोगेंस आ जाता है, कहीं ना कहीं अपलाइन के साथ किंतु परंतु शुरू हो जाते हैं, इग्नोरेंस शुरू हो जाती है। और काफ़ी देखता हूँ, मैंने भी देखा, खासकर जो नई उम्र में अगर किसी को कुछ मिल गया है, या पहली कंपनी में मिल गया है, या बहुत छोटी उम्र में, एक अलग तरह का एक घमंड और वो आ जाता है कि भाई जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ। फिर एक समय पर वो उसी अपलाइन को इग्नोर भी करता है, उसकी बात भी नहीं मानता है, सिस्टम को भी नहीं मानता है, अपना सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करता है, अपनी बातें बताने की या समझाने की या मनवाने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो ये ऐसा चेंज क्यों आ जाता है? जबकि रैंक बढ़ने से, मैं किसी के साथ आया और मेरा रैंक बढ़ा, तो मेरे को तो उसके प्रति और श्रद्धा आनी चाहिए, और ज़्यादा भक्ति भावना आनी चाहिए कि यार मैं कुछ नहीं था, इस व्यक्ति के साथ आके 2 करोड़ कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए, 5 करोड़ कमा लिए, तो मेरी तो श्रद्धा बढ़नी चाहिए। श्रद्धा घटती क्यों है सर? ये मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, और दुनिया भी जानना चाहेगी। सर ये है ना बहुत ही सीरियस सवाल है और ये ज़्यादातर लोगों पे लागू होता है। ज़्यादातर लोगों का ऐसा नेचर बन जाता है। शुरू में क्या होता है, एक टोपाज ने एक फ्रेशर को प्लान दिया, एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो टोपाज और फ्रेशर के रैंक में थोड़ा गैप है। थोड़े दिन के बाद में ऐसा वाकया बनता है कि वो टोपाज भी ब्लू डायमंड या ब्लैक डायमंड होता है और तब तक वो फ्रेशर भी ब्लू डायमंड या ब्लैक डायमंड हो जाता है। तो पहले जो रैंक का 5-6 रैंक का जो गैप था, ये कहीं ना कहीं एक तो वो कम हुआ, तो उसको लगा कि वो मेरा अपलाइन भी ब्लैक डायमंड, मैं भी ब्लैक डायमंड। दूसरी चीज, जब शुरुआत में अपलाइन के चेक बड़े आते थे और जो नया बंदा है उसके चेक काम छोटे आते थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद अपलाइन भी कैपिंग पे है और जो डाउनलाइन है वो भी कैपिंग पे है, तो उसको लगता है अपलाइन के बराबर चेक तो मैं भी कमा रहा हूँ। तीसरी, जब आप ब्लैक डायमंड रॉयल डायमंड बन गया तो उसको देखता है कि अपलाइन के पास भी लग्जरी गाड़ी और मेरे पास भी लग्जरी गाड़ी, तो वो कहीं से भी अपने अपलाइन से छोटा नहीं बनना चाहता। ऊपर के रैंक में गैप कम होना जायज है, ये होगा ही होगा, लाजमी है। लेकिन यहां पे एक रेस्पेक्ट आपको जो दिल से डेवलप करनी पड़ेगी, ये दिखावटी नहीं, ये दिल से डेवलप करनी पड़ेगी, श्रद्धा भाव डेवलप करना पड़ेगा, ना कि दिखावटी हो। और ये इसलिए जरूरी है, मैं हर डायरेक्ट सेलर को बोलना चाहता हूं कि शुरुआत में आपका अपलाइन आपके लिए काम आता है, ये जरूरी नहीं है। शुरुआत में क्या होगा, अपलाइन आपको प्लान दे देगा, फॉलोअप कर लेगा, छोटी मोटी ग्रुप मीटिंग कर देगा, लेकिन ये हर लीडर को समझना चाहिए आज कि आपके अपलाइन की जरूरत रियल में आपको तब पड़नी शुरू होती है जब आप डायमंड से ऊपर रैंक में चले जाते हैं।
ये क्यों पड़ती है कि जब आप अपने अपलाइन के बराबर हो रहे हैं तो याद रखिए आपकी टीम का कोई बंदा भी आपके बराबर रैंक पे आ रहा है, और जब वो आपको इग्नोर करेगा तब उस दिन काउंसलिंग कराने के लिए और आपको अपने रिगार्ड को बचाने के लिए आपके अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर इस समय में, इस टाइम पीरियड में 2-3 साल के अंदर आपने अगर एक गलती कर दी, अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में अपने अपलाइन को डिग्रेड कर दिया, तो जिस दिन आपकी डाउनलाइन आपके बराबर होगी और आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी, उस दिन आपके अपलाइन की बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो जानता है कि आपने ही अपलाइन की बुराई की है। इसलिए ये गलत परंपरा कभी ना डालें। आपको आपके अपलाइन की सबसे ज्यादा जरूरत ही उस दिन पड़ती है जब आपका रैंक जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतनी ही ज्यादा अपलाइन की जरूरत पड़ती जाएगी। दूसरी चीज, सबसे बड़ा शानदार से मैं एक बात बताऊं, जीवन में आदमी कितना ही बड़ा बन जाए, डीएम बने, पीएम बने, सीएम बने, लेकिन अपने पापा का पापा कभी नहीं बन सकता, सही है। चाहे उसका पापा किसी भी रैंक पे हो। उसी तरीके से आप किसी भी रैंक पे कितना ही बड़ा अचीवमेंट आ जाए, अपलाइन का अपलाइन कभी नहीं बन पाओगे, और ना ही पापा का पापा बनने की कोशिश करना और ना ही अपलाइन का अपलाइन बनने की कोशिश करना। अगर ये दोनों ही काम किए तो आपके लिए नुकसानदायक है। मैं महिपाल जी इसको ऐसे समझता हूँ कि अपलाइन एक सिर्फ मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, सेमिनार करने के लिए, टूर देने के लिए, शो में आने के लिए नहीं बना। अपलाइन का जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर रोल था ना मेरी ज़िंदगी में, वो था मेरा विजन डेवलप करना, मेरी सोच बढ़ाना। मेरे जो भी अपलाइन आज तक डायरेक्ट सेलिंग में रहे हैं महिपाल सर, आज भी उनके मैसेज मेरे पास है, मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। वो मेरे पूजनीय कल भी थे, आज भी हैं, जबकि मैं उनकी कंपनी में नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, उनसे दूर हूँ। आज तक मेरी जबान से उनके प्रति एक अपशब्द नहीं निकला, ना निकल सकता, क्योंकि मालूम है 1 लाख की पेंट क्या होती है वो मैंने उन्हें पहने हुए देखा था। रोलेक्स की वॉच 15 लाख की होती है, मैं रोलेक्स और वॉच 15 लाख की मैंने उनसे सुना था। मर्सिडीज ऑडी क्या होती है उन्होंने मुझे बैठ कर घुमाया था। 5 स्टार होटल में कैसे जाते हैं, कैसे खाते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था। और मैं हर उस व्यक्ति को जीवन में महान मानता हूँ, पूजनीय मानता हूँ कि यार मेरी सोच जिसने बढ़ाई है उससे बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व तो मेरे जीवन में कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और वो तो अप्लाई नहीं है ना। उन्होंने बंद सोच को बड़ा सोच बना दिया। तो इसलिए श्रद्धा मेरे हिसाब से बढ़नी आप चाहिए, जितने बड़े हो जाते हो आपके श्रद्धा भाव उतना ही बड़ा होता रहना चाहिए। होता रहना चाहिए। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अगर आप अपलाइन को डिग्रेड करोगे तो आपकी टीम ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देगी। सर जो बोगे वो वो काटो। भोगे वो काटो। आपने अगर गलत डुप्लीकेशन कर दिया तो टीम में एक दिन इतना गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सीखना चाहिए यहाँ पे हर आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा, समझ डेवलप करनी पड़ेगी। ये सीखना चाहिए हर एक डायरेक्शन में। हाँ, और एक चीज, एक छोटे से उदाहरण से समझो, हैं? देश का कोई नेता कितना ही बड़ा बन जाए, उसको बड़ी से बड़ा सभा कराने के लिए अपना अपलाइन तो चाहिए। आज हमारे देश में योगी जी जितना कद्दावर मुख्यमंत्री कोई नहीं है, लेकिन योगी जी को भी अपनी मीटिंग कराने के लिए, रैलियां कराने के लिए उनके एक अपलाइन आते हैं, मोदी जी उनको बुलाना ही पड़ता है। बुलाना है। तो जब उनको बुलाना पड़ता है तो हम तो इतने बड़े लेवल पे कहाँ जाएंगे। इसलिए अपलाइन का रोल हमेशा था, है और रहेगा। महिपाल सर मैं कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा। अभी जैसे आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे तो गांव जाते होंगे, तो गांव में रिश्तेदार होंगे और जितने रिलेटिव्स हैं और यार दोस्त भी आपके बचपन के रहे होंगे, तो क्या कहते हैं, कैसे मिलते हैं? वो एक अलग से रहते हैं, वो बड़े, अभी कभी कभी जाता हूँ तो कई बार मुझे बोलते हैं यार हम तो बड़े किस्मत वाले हैं कि तेरे साथ मिल पा रहे। हमने तो तुम्हारी मीटिंगों में देखा है कि आपसे मिलाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, सेल्फी खिंचवाना, साथ बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और हम आपके साथ बैठे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे उस टाइम ऐसा लगता है यार मैंने कुछ तो अच्छा किया है। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था आपकी इतनी बड़ी कामयाबी पे? मम्मी पापा भी बड़े खुश होते हैं जब दिल्ली आते हैं, घर को देखते हैं कि हाँ बड़ा, शुरू में जब नौकरी छोड़ी थी तो थोड़े से नाराज थे, उनको नहीं लगता था, क्योंकि वो अपनी जगह सही थे, कि उनको लगता था कि हमने मेहनत करी, सारी चीज़ें की, फौज के लायक बनाया, और उसके बाद में जॉब छोड़ के और इस कौन से गलत काम में लग गया। उनको थोड़ा ही पता था क्या विजन है और क्या हो जाएगा। लेकिन आज जब वो सक्सेस को देखते हैं, नाम पहचान को देखते हैं, और हम कोई भी वीडियो कभी भी डालते हैं तो उसको यूट्यूब पे, चाहे बाकी कुछ चलाना आए या ना आए, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो चला के पक्का देख लेते हैं, और बाकी किसी को पता ना रहे या ना रहे, हमारे मम्मी पापा को पता रहता है मैं किस दिन कहाँ पे हूँ। मतलब आपके मम्मी पापा को पता है आप कहाँ पर हो? ना, वो यूट्यूब वगैरह पे और फेसबुक पे देख लेते हैं। मजा आता होगा अपने बेटे को हाँ, देखने वो में। देख लेते हैं कि कहाँ होगा, तो उनको सबसे बड़ी अचीवमेंट है नहीं? हाँ पता चल जाता है। माँ बाप मतलब हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आपको बड़ी खुशी नहीं मिलती? हाँ, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और रिलेटिव्स कैसा बिहेव करते हैं? कुछ अच्छा करते हैं। अच्छा।
अच्छा, कुछ जलते भी है कि इतना बड़ा कैसे बन गया। ये तो वही जानते। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? भगवान को, माँ बाप को और अपने लिए गए निर्णय को। डिसीजन को? मम्मी पापा धरती पे लेके आए और परमात्मा की कृपा सबके ऊपर होती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास सर एक और सवाल है। मुझे भी आपके साथ काम करते हुए आज 10वां वर्ष हो रहा है। जबकि मैं अगर खुद को देखूं तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है कई बार। मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, इवन मेरे को भी हंसते हंसते संभाल लेते हो। हर चीज़ को हंसते हंसते निकल जाते हो। ये कहाँ से आया आपके अंदर? मतलब क्या है मतलब? और काम में आपके खून में फुल उबाल है, और वैसे आपका नेचर में मतलब गुस्सा है ही नहीं। घर में भी कभी गुस्सा नहीं करते क्या? उबाल काम में निकल जाता है, हंसी यहाँ निकल जाती है। तो गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी? जब जब काम सारे प्यार से हो ही सकते हैं तो गुस्सा करने की जरूरत क्या है? घर में गुस्सा करते हो? गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। फैमिली के साथ? ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं नहीं करते? आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, अच्छा। क्योंकि जब तक आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, और कई बार ऐसा होता है कि खासकर इस बिजनेस में जब भी आप हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा संयम से रहना पड़ता है। और कई बार आपने आपकी टीम में फ़ोन किया और जिस आदमी ने कभी आपसे आंख ऊपर करके बात नहीं की, कई कई बार वो भी ऊंची आवाज़ में बात कर जाता है। अब आदमी को ऐसा लगता है यार, मेरी टीम के, मेरी डाउनलाइन ने मेरे को आज बदतमीजी से बात कर लिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस समय उसके घर में कोई लड़ाई हुई होगी। ये भी तो हो सकता है कि उसके घर में कोई घटना हुई होगी, किसी और का गुस्सा किसी आप पे निकल रहा सही है। बात। तो आपको उस टाइम थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो यार, ये हमेशा से, ये 6 महीने में कभी कुछ नहीं किया तो आज क्यों करता है। उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करना है, और मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूँ। मुझे लगता है गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं ना, एक कहावत है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, अच्छी नहीं हो सकती। एक कहावत है कि जो बड़े बनते हैं वो कम खाते हैं और गम खाते खाना ही पड़ेगा। हैं। जो कम और गम खाते हैं वो जरूर एक दिन अच्छे बनते हैं। मैं मैं तो कई लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं और जब मिलते हैं, बोला सर ये मेरी डाउनलाइन का लीडर है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, अच्छा। और इसको मेरे नेटवर्क में होना भी नहीं चाहिए, कहीं भी चला जाए। मैं उसको बोलता हूँ यार, आपकी डाउनलाइन अगर आपकी बात ना माने ना, तो उसको इतनी सजा दो, इतनी सजा दो, इतनी सजा दो, और उसके साथ इतना काम करो कि वो हर वीक आपके नीचे इतना बिजनेस डाले कि आपकी 2 लाख रुपए हफ्ता की कैपिंग लगे। अच्छा। और जब तक आपकी 2 लाख रुपए हफ्ता की कैपिंग ना लगे, तब तक उसको चैन से मत बैठने दो, इतनी सजा दो। मैं तो मेरी डाउनलाइन को ऐसी सजा देना पसंद काम। करूंगा, ऐसी सजा देना पसंद करूंगा कि वो मेरे घर में 2 लाख रुपए हर हफ्ते भिजवाता रहे। बहुत तो ऐसी सजा दो तो मजा आता है। बाकी अच्छा, सजा दे के डाउनलाइन को नाराज करके भगा भी दिया तो इसमें नुकसान डाउनलाइन का थोड़ी हमारा हो गया। बहुत बहुमूल्य विचार है आपके। कल को तो हमारे 2 लाख रुपए हर हफ्ते का नुकसान करके मैं क्यों करूँ अपना नुकसान। चलो, मेरे पास सर आज का एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड करूंगा। अरबपति कब तक बन रहे बन ही जाएंगे, आप थोड़ी देर में बना दोगे। हैं? नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा, आपकी मेहनत बनाएगी। नहीं, फिर वो भी इसलिए मैंने बोला कि अभी विजय रथ में आपने, और पिछले दिनों थाईलैंड में जब हमारी एनिवर्सरी थी तो आपने अगले वाले रैंक खोल दिए, तो फिर कंफर्म हो ही गया ना, बनेगी। फिर भी कब तक बन जाओगे? हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग का अरबपति कब तक मिलेगा? असली बेस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म और दमदार टीम है, तो मुझे बोलते हुए 1% भी हिचकिचाहट नहीं है कि 2027 में जब हम स्टेज पे टेस्टिमनी दे रहे होंगे तो हम बिल्कुल कह रहे होंगे हमने 1 अरब रुपए कमा चुके। भारत देश में 2027 में डायरेक्ट सेलिंग के अरबपति जब स्टेज पैदा पे होने शुरू हो टेस्टिमनी, जाएंगे। हाँ, स्टेज पे जब टेस्टिमनी दे रहे होंगे तो असली बेस वेलनेस और हमारी टीम की वजह से 100% ये बोल रहे होंगे। और मैं नहीं, हो सकता हमारी टीम में और भी लीडर बन जाए, लेकिन 100% उस टाइम शुरुआत हो चुकी होगी। पूरे देश को इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेज पे आके किसी ने 1 अरब रुपए नहीं बोले। तो अगर किसी ने कमा भी लिए तो मुझे पता नहीं है, बोले नहीं है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर को 2027 में इस इंडस्ट्री से 1 अरबपति डायरेक्ट सेलर मिलेगा, जिसको देखकर, जिसको अपना आइडल मानकर, जिससे इंस्पायर होकर देश के लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे और इस इंडस्ट्री को देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे। बिल्कुल, आपने लेवल ओपन कर दिए, 100% होगा, इसमें कोई डाउट नाम की चीज़ ही नहीं है। महिपाल सर, अब आप आने वाले समय में कह रहे हैं मैं अरबपति बन जाऊंगा 2027 में, और इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तकरीबन 2007 से 20 साल हो जाएंगे। तो अब फिर रिटायरमेंट कब लेना चाहेंगे? आराम कब करना चाहेंगे? आराम और रिटायरमेंट की कहाँ बात कर रहे हैं सर? अभी तो ठीक से काम शुरू भी नहीं किया। हम्म। अभी तो ठीक से काम शुरू भी नहीं किया। और काम करना बाकी है? हमने कमाया ही क्या है?
जब हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं और उनकी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है हमने तो जिंदगी में अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमारी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी रिटायरमेंट और रेस्ट की बात ही कहाँ थी। तो आप हमेशा काम करते रहेंगे? बोल अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से। कितनी उम्र तक काम करते रहेंगे? जब तक भगवान सांसें बख्शे रखेगा। जब तक काम करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब तो आपके साथ जो भी लोग हैं उनका कैरियर, उनका फ्यूचर एकदम सुरक्षित है कि बिल्कुल उनका मानता क्लाइंट आखिरी सांस तक काम करने की बात कर रहा है। सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है, और इस वैसे यात्रा मुझे पे लगातार चलते जाना है। वैसे मुझे किसी ने कहा था कि जैसे लोग कहते हैं फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ, तो एक आधी बार मैंने भी कोशिश करी कि भी घर रहूं तो घर खाने को दौड़ता है। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हें ना अगर गोवा छोड़ दूं और 4 दिन कहूँ कि रोज बीच पे जाओ रूम में आओ तो तुम 4 दिन में बोर हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। इस जिंदगी में इंसान के पास जब तक काम है ना तब तक वो जी रहा है। जिस दिन काम खत्म हो गया उसे ऐसा लगेगा जैसे वो मर गया। किसी समझदार आदमी ने मुझे बताया और ये मैंने देखा कि हम रोज काम करते हैं ना दिन बड़ा अच्छा जाता है, बिल्कुल। और जिस दिन काम नहीं होता ना वो दिन सबसे बोरिंग जाता है। जिस दिन काम नहीं होता वो दिन आपकी पहचान खत्म कर रहा है। सही बात। आप जिस दिन काम कर रहे हो वो दिन आपकी पहचान को बढ़ा रहा है, और जिस भी दिन आप काम नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं आपकी पहचान को कम कर रहा है। तो मतलब महिपाल सर पूरी जिंदगी की आखिरी सांस तक डटे रहेंगे? वैसे थोड़ा थोड़ा फ्री हो गया हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि मेरा मानना अलग है। फ्री होने का मतलब मेरा ये है कि मुझे अगर कोई कार खरीदनी है और मुझे बजट ना देखना पड़े, ये मैं मानता हूँ फ्री होना है। मेरे को अगर कोई जूते खरीदने हैं, घड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, मुझे सिंगापुर जाना है, विदेश यात्रा करनी है, होटल में बुकिंग करनी है और मुझे उस टाइम बजट ना देखना पड़े, मैं मानता हूँ ये मैं फ्री हूँ। और यही फ्री होना, इकोनॉमिकली आप फ्री हो चुके वही होता है फ्री होना। अब घर में सारे दिन सोते रहना फ्री थोड़ा थोड़ी है। हैं। फ्री होने का मतलब है कि आपका मन किया कि आपको जैगवार लेके आनी, आप लेके आ गए। फ्री होने का मतलब है कि आपको बिजनेस क्लास से कहीं जाना है, आप चले गए। फ्री होने का मतलब ये है कि आपको किसी महंगे ब्रांड के कपड़े लेके आने, जूते लेके आने, मोबाइल लेके आना है, आप लेके आ गए। फ्री होने का मतलब है कि आपका मन गया कि सुबह यूरोप की ट्रिप पे जाना है और आपको ये ना देखना पड़े कि उसका फ्लाइट का रेट क्या है, आप चले गए। यही तो फ्री होना है, वो तो है। तो जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहूंगा। आपकी पसंदीदा जगह घूमने की कौन सी है? गोवा। आपकी खाने में सबसे प्यारी डिश? येलो दाल और तवा रोटी। कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। आपका फेवरेट रंग? ब्लैक। आपका फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी। अभी तक आप कितने देश घूम चुके हैं? डबल डिजिट। अब कौन से देश में जाना चाहते हैं? यूरोप। तो बहुत अच्छा लगा महिपाल सर, आज आप हमारे इस लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट में आए और ऐसी बहुत अनसुनी बातें और बहुत ऐसे एक्सपीरियंस और बहुत ऐसी बातें जो मुझे भी पहली बार आपके बारे में जानने को मिली। पूरा देश इस पॉडकास्ट को देखेगा, पूरे देश के डायरेक्ट सेलर, मैं तो कहता हूँ विदेश के डायरेक्ट सेलर भी इसको देखेंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को और आपके बारे में जानने को मिलेगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये जो आपका सफ़र रहा है साइकिल से 2 सीटर का, आम आदमी से खास आदमी का, और हजारों रुपए से अरब रुपए का, ये बहुत रियली मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल भी है और बहुत इसमें लर्निंग है। और मुझे लगता है इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदलेगी। तो महिपाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने शानदार चैनल लीडिंग लीडर्स में आमंत्रित किया, ये मेरा अपने आप में सौभाग्य है और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस बेहतरीन पॉडकास्ट का हिस्सा बनने का मुझे आपने मौका दिया। इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं लीडिंग लीडर्स के एक अगले पॉडकास्ट में फिर एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।